नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गौतम अपनी वीडियो श्रृंखला की अगली कड़ी आपके समक्ष लेके आई हूँ। बिना समय गंवाए हुए हम अपनी वीडियो श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको पहला प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में आती है? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज है जिसका नाम है समवर्ती सूची। तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। इनमें 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है। एक है संघ सूची, दूसरी है समवर्ती सूची और तीसरी है राज्य सूची। ठीक है, तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र प्लस राज्य सरकार दोनों को है। अब इसमें ये पूछा गया है कि कौन सा विषय, जो 4 ऑप्शन है उसमें कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो आंसर है जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन। ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं के द्वारा बनाए गए नियम कानूनों में प्राथमिकता प्रदान करता है? ठीक है, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 226। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद व राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आंसर क्या है? अनुच्छेद 13। आर्टिकल 13 में प्रावधान किया गया है। संघ व राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधान किया गया है। ए वित्तीय आपात के समय निलंबित किए जा सकते हैं, बी राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किए जा सकते हैं, सी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते और डी है मात्र राज्यों की विधान पालिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो संघ व राज्यों के बीच जो टैक्सेस विभाजन है, जो करों का विभाजन है, देखिए केंद्र राज्य संबंध जो है, केंद्र राज्य संबंध संविधान के भाग 11+12 में प्रावधान किया गया है। तो 11 में कौन कौन से संबंध है? 11 में आपकी विधायी संबंध है और कार्यपालिका संबंधी संबंध है और 12 में आपके वित्तीय संबंध है। तो ये बात किसकी की गई है? टैक्सेस की बात की गई है, मतलब भाग 12 की बात की जा रही है। तो इसका क्या है? इसका आंसर होगा दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकार की संकल्पना द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? देखिए, संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना जो है वो संसदीय कानून के द्वारा की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं वाले हम कॉलम पे सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे। ऑप्शन ए अंतरराज्यीय पानी के झगड़े को केंद्रीय संसद के अधिनियम की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में है, अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में है, नदी बोर्ड एक्ट 1970 में है या राष्ट्रीय जल नीति 1987 में है। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नदी जल बोर्ड एक्ट 1970 ये सुमेलित नहीं है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को क्या कहा जाता है? संघीय सरकार को दिए गए हैं, राज्य सरकार को दिए गए हैं, संघ व राज्य सरकार दोनों को दिए गए हैं, न संघीय सरकार को दिए गए हैं न राज्य सरकार को दिए गए हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट का मतलब होता है ऐसी शक्तियां जो तीनों सूची में वर्णित नहीं है, उन्हें अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है।
बचा हुआ भाग अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। और ये प्रावधान जो है वो संघीय सरकार के द्वारा किया जाता है। किस सरकार के द्वारा किया जाता है? संघ के सरकार के पास ये शक्ति है। अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकता है। कैसे बना सकता है? प्रश्न क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। सबसे पहले जो विश्व मंच पर भारत के साथ जो संधि या समझौते किए जाते हैं, जो संधि या समझौते किए जाते हैं, वो संधि समझौते किसके द्वारा संपूर्ण भारत में लागू किए जाते हैं? ऑप्शन ए, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से, बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर है बी, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराज्यीय परिषदों के निर्माण का स्रोत क्या है? जो अंतरराज्यीय परिषद है उनका निर्माण का स्रोत क्या है? संवैधानिक संसदीय कानून, योजना आयोग की अनुशंसा या मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृति संकल्प। ठीक है, तो अंतरराज्यीय परिषदें जो है वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत बनाई गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषदों के संबंध में प्रावधान करता है? देखिए क्वेश्चन कठिन है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 226 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 264 के अनुसार और ऑप्शन डी अनुच्छेद 265 के अनुसार। तो इसका आंसर क्या है? आर्टिकल 263 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। करों और सरकारी कामकाजों के निर्वाह हेतु हुई अन्य प्राप्तियों को संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। मतलब प्रश्न ये कह रहा है तो जो सरकार की आमदनी है, जो राजस्व सरकार को प्राप्त होता है वो कहाँ रखा जाता है या कहाँ जमा किया जाता है? ये प्रश्न ये बोल रहा है भारत की आकस्मिक निधि में, लोक लेखाओं में, भारत की संचित निधि में, निक्षेप व अग्रिम निधि में। किसमें रखा जाता है? तो सबको पता है कि ये भारत की संचित निधि में रखा जाता है। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? विधायन के क्षेत्र में, राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, वित्तीय मामलों पर राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, प्रशासनिक क्षेत्रकों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, या योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अगला है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसका आंसर क्या है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। ये कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। लगभग 52 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे, लगभग 6 भाग इसमें जोड़े गए थे। ठीक है, यह कब हुआ था? तो यह इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, और कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। केंद्र व राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है किसमें? 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में? तो अभी हमने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। उन 12 अनुसूची में 7वीं अनुसूची जो है वो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। केंद्र व राज्य के बीच किसके विभाजन से संबंधित है? शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। सरकारी आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में संस्तुति दी है। आपात उपबंध में,
केंद्र राज्य संबंध में, पंचायती संबंध में या नगरीय शासन के संबंध में। तो इसका आंसर क्या होगा इसमें? इसका आंसर होगा बी, केंद्र राज्य संबंध में। ठीक है। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था? अगस्त 1993, अगस्त 1994, अगस्त 1995 या अगस्त 1996। तो इसका आंसर क्या होगा? अगस्त 1995 में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस भाग में केंद्र राज्यों के विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में या भाग 13 में? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है केंद्र राज्य विधायी संबंध। तो आपको पता है कि केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है वो भाग 11 में दिए गए हैं, जबकि वित्तीय संबंध जो है वो किसमें दिए गए हैं? भाग 12 में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, शिक्षा, पुलिस और रक्षा। तो अभी आपको बताया है कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी, फिर उसे समवर्ती सूची के विषय में रख लिया गया है। अगला है, संविधान के किस प्रावधान अनुच्छेद में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? अनुच्छेद 265 में कहा गया है, 266 में कहा गया है, 300 में कहा गया है या 368 में कहा गया है? तो आर्टिकल 265 ये कहता है कि कोई भी कर विधि के अनुरूप स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से लगाया जाता है, अन्य किसी तरीके से नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विधायी शक्तियों का केंद्र व राज्यों के मध्य वितरण संविधान के निम्न अनुसूचियों में से किस एक में वर्णित है? 6ठी अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है या 9वीं अनुसूची में है? तो उसका आंसर अभी बता चुके हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, उन 3 सूचियों में इसका प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो दूरदर्शन, वैदेशिक मामले। ठीक है, तो आपको पता है कि आपराधिक मामले जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। पुलिस राज्य सूची का विषय है, वैदेशिक मामले संघ सूची का विषय है, रेडियो व दूरदर्शन जो है वो भी संघ सूची का विषय है। तो इसका आंसर क्या है? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित होते हैं किसमें? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या अवशिष्ट सूची में? तो इसका आंसर है क्या? समवर्ती सूची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्ति से, लोकसभा के विघटन से, संसद के प्रशासनिक शक्तियों से या राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आर्टिकल 249 किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषय से संबंधित संसद की विधायी शक्ति के संबंध में है। आंसर होगा डी। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, राज्य में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में या संसद में? तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अवशिष्ट शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी, जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। राज्य सरकारों को कृषि आयकर का समूह निर्देशित करता है, वित्त आयोग करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करती है, अंतर्राज्यीय परिषद करती है या भारत का संविधान करता है? तो कृषि आयकर को से संबंधित प्रावधान करता है, तो आंसर क्या है? भारत का संविधान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के वित्त आयोग का कार्य नहीं है? आयकर का विभाजन करना, वित्त उत्पादन शुल्क का विभाजन करना, सहायता अनुदान निर्धारित करना या व्यापार कर का विभाजन करना। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? डी। ये व्यापार कर का विभाजन वित्त आयोग का कार्य नहीं है।
वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और 7 अन्य सदस्य होते हैं, 5 अन्य सदस्य होते हैं, 4 अन्य सदस्य होते हैं, अन्य इतने सदस्य जितने समय समय पर राष्ट्रपति क्या करता है, निर्धारित करता है। तो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा जिसे चेयरमैन कहा गया है और 4 अन्य सदस्य होंगे। तो इसका आंसर क्या है, सी, 4 अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने के प्रमुख रूप से संबंधित है। राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, राज्य एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से ना तो ए ना ही बी सही है, ए तथा बी दोनों ही सही है। ठीक है, तो वित्त आयोग राष्ट्रपति को किसकी सिफारिश से भेजता है? तो आंसर है ए और बी दोनों ही सही है। वह राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से संबंधित होता है, राज्य व केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग करता है, अंतर्राज्यीय परिषदें करती है, केंद्रीय वित्त मंत्रिमंडल करता है या लोक लेखा समिति करती है? तो इसका आंसर क्या है, वित्त आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र व राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? कौन करता है? वित्त आयोग करता है, अंतर्राज्यीय काउंसिल करती है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है या फिर योजना आयोग करता है? इसका आंसर क्या होगा, वित्त आयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, राष्ट्रीय विकास परिषद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है, सुपर कैबिनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा, सी। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है राज्यों के बीच वित्त से, राज्य व केंद्रों के बीच वित्त से, केंद्र व शासित सरकारों के बीच वित्त से, या इनमें से किसी से भी नहीं? तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा राज्य व केंद्र के बीच वित्त से। केंद्र व राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? देखिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, 2 मिनट का समय लीजिए और अपना आंसर स्वयं दीजिए। ये प्रश्न थोड़े से कठिन हैं, लेकिन कठिन इसलिए बनाए गए हैं कि आगामी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। और अभी तक ये सारे प्रश्न जो है वो किसी न किसी वनडे एग्जामिनेशन से लेकर सिविल एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं। तो बिना समय गंवाए हुए हम थोड़ा सा वीडियो को आप पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हैं। ऑप्शन ए जन आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग या केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो इसका आंसर क्या होगा, वित्त आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? सचिव वित्त मंत्रालय, सचिव योजना मंत्रालय, सचिव योजना आयोग, सचिव वित्त आयोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सचिव योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के द्वारा दी गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर, भारत का प्रधानमंत्री या संघीय वित्त मंत्री। तो इसका आंसर क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, सामान्य रूप से भारत के प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। राज्यों की वित्तीय स्थिति को निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति को निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, या केंद्रीय अनुदान व संघ राजस्व के राज्यों के अंश को निर्धारित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है डी, केंद्रीय अनुदान व संघ राज्यों के राजस्व के अंश को निर्धारित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या चुनाव आयोग? इसका आंसर क्या होगा? योजना आयोग यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। भारतीय प्रेस काउंसिल एक क्या है? वैधानिक संस्था है, अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, न्यायिक संस्था है या परामर्शदात्री संस्था है? तो इसका आंसर क्या है? अर्ध न्यायिक व वैधानिक संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहन करता है, वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण सुगम बनाता है, वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। इस संदर्भ में उपर्युक्त में से ए, बी, सी कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर है इसमें कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के एम खुसरो, के सी पंत, वेंकट सिंह, मोन्टेग सिंह और सी रंगराजन। तो ये प्रश्न आपका एमपीपीएससी में पूछा गया है। आंसर है सी रंगराजन। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं? 10, 8, 9 या 13? ठीक है, तो आंसर क्या है? 13 बनाए जा चुके हैं। 14वां आपका बनके तैयार हो चुका है। चलिए, वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष में, 5वें वर्ष में या चौथे वर्ष में? तो आंसर क्या है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। योजना आयोग की स्थापना की गई राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करके, संसद द्वारा कानून बनाकर, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके? उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके बनाई गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक अंग नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, अंतरराज्यीय परिषदें व योजना आयोग। तो इसका आंसर क्या होगा? योजना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णायक संस्था योजना आयोग होता है। योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होता है। भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता करता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग होता है। यह कथन गलत है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया जाता है किसके बाद? भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान दिया जाता है, संघीय समिति के अध्यक्ष के समान दिया जाता है या भारत सरकार के सचिव के समान दिया जाता है? तो आपको पता है कि भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का संबंध किससे है? राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध किससे है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से या केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध से? ठीक है, तो आंसर क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन था? एम विश्वेश्वरैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालोविस या जॉन मथाई? तो आपको पता है देश का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसलिए वो ही योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर, संविधान धन इतर मतलब जो संविधान से अलग है संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या चुनाव आयोग? आंसर क्या होगा? योजना आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष है कौन? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? कौन है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? उपराष्ट्रपति के, राज्य मंत्री के, कैबिनेट मंत्री के या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के? इसका आंसर सी है, कैबिनेट मंत्री के समान होता है। देखिए 50 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है।
जो कि हमने आज पूरी की। ठीक है, आगे इसी क्रम में हमें 1000 क्वेश्चन आपको देना है। इसी क्रम में अपना वीडियो हम फिर बनाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।